So students, now we will start atoms and molecule chapter. फर्स्ट पार्ट में आपने डाल्टन की पोस्टुलेट्स, एटम के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू, उसका हिस्ट्री, ये सब लिया था. अभी सेकंड पार्ट इसका शुरू करने से पहले आपको एक सामने एक इमेज दिख रही होगी. तो ये इमेज ये बता रही है कि अगले 1-2 मिनट आप इस वीडियो को आगे देखते हैं और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है. तो पहले आप पार्ट 1 को अच्छे से देख लें, दोबारा से देख लें, उसका रिकेप ले लें, उसके बाद में ही इस वीडियो में आगे बढ़ें. नहीं तो आपकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी. ठीक है, और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा. तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इसमें आगे स्टडी करिएगा. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डाल्टन की जो पोस्टुलेट्स हैं, डाल्टन की जो थ्योरी है, उसके 5 पोस्टुलेट्स उसने दिए थे. फर्स्ट पार्ट कि एटम इंडिविजिबल होता है. सेकंड उसने कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम. थर्ड उसने कहा कि एटम हमेशा डिफाइनाइट रेशियो में ही कंबाइन होंगे. और फोर्थ पोस्टुलेट था कि हम ना तो एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको पैदा कर सकते हैं. ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं. और फिफ्थ पोस्टुलेट्स था कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर एटम का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एक बार इसका रिकेप ले लेते हैं. एटम को डाल्टन ने क्या कहा कि ये जो एटम है उसको हम फर्दर आगे उसके पार्ट्स नहीं कर सकते. ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि मैटर इज मेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल नॉन एज एटम्स. तो ये जो मैटर है, मान लीजिए आप कोई शुगर का ब्लॉक ले रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट हैं, वो क्या हैं, उसके एटम्स. तो ये क्या है, मैटर. शुगर का बड़ा पार्टिकल जो आप अपने घर में देखते हैं वो है मैटर, और उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे, जिनको क्या बोलते हैं, एटम. तो डाल्टन ने कहा कि एटम को आगे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. डाल्टन के टाइम तक इतना ही नॉलेज था उसको, लेकिन बाद में स्टडीज़ हुई तो निकल के आया कि नहीं, उसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला पोस्टुलेट था कि हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते. दूसरा पोस्टुलेट था कि सेम एलिमेंट के एटम हमेशा सेम होंगे. जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का एक एटम मान लीजिए आपके घर में है, दूसरा एटम अमेरिका में है. तो ये जो दोनों एटम हैं वो किस एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन के. और दोनों जो एटम हैं वो दोनों एटम क्या रहेंगे, एक दूसरे में सेम रहेंगे, एक दूसरे से सेम रहेंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. इसका मतलब सेम एलिमेंट के एटम, कितने भी एटम हो, सब सेम रहेंगे. लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इसका एटम और इसका एटम, ये दोनों एटम कभी भी एक दूसरे से सेम नहीं होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे. तो तीसरा पोस्टुलेट था कि, दूसरा पोस्टुलेट था कि एटम हमेशा सेम रहेंगे. और तीसरा पोस्टुलेट था कि एटम हमेशा एक डिफाइनाइट रेशियो में ही कंबाइन होंगे. किस तरह से, जैसे H2O2 इनसे मिलकर के बना H2O. इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लास्ट क्लास में आपने देखा था. इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद में हमारे पास H2 कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल. और H2O कितना बना, 2 मॉलिक्यूल. इसका मतलब जो ये रेशो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, डिफाइनाइट रहेगा. रेशो हमेशा क्या रहेगा, डिफाइनाइट या फिर कांस्टेंट. आप इस वाटर को चाहे आप अपने घर में बनाइए H2 और O2 से H2O, या फिर आप USA में जाके बनाइए, या आप चाहे मून पे जाके बनाइए, कहीं भी जाकर के आप इस वाटर को बनाइए, आपको H2 2 लेने ही पड़ेंगे, ऑक्सीजन 1 लेना ही पड़ेगा, H2O आपको 2 मिलेंगे. तो इसका मतलब एटम हमेशा एक डिफाइनाइट रेशियो में ही कंबाइन होते हैं. फोर्थ पोस्टुलेट था उसका कि ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको
क्रिएट कर सकते हैं। किसको? एटम को। एटम को ना तो हम गायब कर सकते हैं, जादूगर तो है नहीं, ना हम उसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है। और फिफ्थ पोस्टुलेट्स था उसका कि जो भी कोई कंपाउंड बनेगा, जैसे H2O या Na2CO3, दिस इज कॉल्ड बेकिंग वॉशिंग सोडा, या NaHCO3, दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो इनमें जो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके जो नंबर है वो हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट। इसमें भी जो नंबर हैं सोडियम के, कार्बन के, ऑक्सीजन के, इसमें भी नंबर जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के हैं, ये हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में 5 पोस्टुलेट थे। इंडिविजिबल रहते हैं, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, एटम डिफाइनाइट रेशो में कंबाइन होते हैं, और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी कंपाउंड में जो नंबर है एटम्स का वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं हम, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को समझने से पहले हम थोड़ा एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, और बाहर की जो ये सर्कल ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं क्लास। तो जो न्यूक्लियस है उसमें रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर की जो क्लास है उसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एटम के अंदर 3 पार्टिकल हैं, और अगर हमको एटम का मास निकालना है तो हम इन तीनों पार्टिकल का जो मास है उसको ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा? हमेशा इन तीनों पार्टिकल का मास जो है उसका सम, उसी को क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो उसको कहेंगे, उसको किस तरह से निकालेंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ऐड कर देंगे। और अगर मान लीजिए हमको बहुत सारे हमारे पास एटम है और उनका हमको मास निकालना है, तो सभी एटम का मास ऐड करेंगे। ठीक है। सभी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, और उनका क्या निकालेंगे? एवरेज। तो वो क्या निकल के आएगा? एटॉमिक मास। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? एटॉमिक मास। ठीक है। इसके बाद में ये जो एटॉमिक मास है इसका कोई ना कोई यूनिट होगा, इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास शुगर है तो उसको कैलकुलेट करने का वेट यूनिट होता है। अगर आप चल रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर होता है। तो वैसे इसका जो यूनिट है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग AMU रखा गया है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? U। ठीक है। ये मास था एटम का मास। ऐसे ही हम किसका मास देखेंगे अब? मॉलिक्यूल का मास। किसका मास? मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? जैसे एक एटम, दूसरा ये एटम, दोनों एटम आपस में कंबाइन होकर के और क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल। जैसे ये एटम और ये एटम दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे? कंपाउंड। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड, और सेम एलिमेंट है तो उसको क्या क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसका मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट है उनका जो मास है उसको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो हाइड्रोजन का एटम का मास अभी हमने निकालना देखा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। ऐसे इस हाइड्रोजन का मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। तो इस हाइड्रोजन का मास, इस हाइड्रोजन का मास जब हम सम कर देंगे तो वो किसका मास निकल के आएगा? मॉलिक्यूल का मास। और ऐसे ही किसका मास निकल के आएगा? कंपाउंड का मास। तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे? जितने भी एलिमेंट से ये मिलकर के बना है उन सारे एलिमेंट को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। जितने भी एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उनको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो वो किसका मास मिल जाएगा हमको? मॉलिक्यूल का मास। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मॉलिक्यूल है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है?
1। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1u, AMU को शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं, u। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास 16u। ऑक्सीजन है हमारे पास 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये टोटल मास हो गया 2u और ये टोटल मास कितना हो गया 16u। तो 16u और 2u टोटल मास हुआ 18u। ये किसका मास है, H2 का। किसका, इसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ H2, दैट इज 18u। बहुत छोटी यूनिट होती है, जब एटम ही हमको दिखाई नहीं देगा तो उसका मास तो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। मोल कंसेप्ट से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले वैलेंसी को निकालते कैसे हैं, तो ये थोड़ा आपके 10th क्लास लेवल का टॉपिक है। या तो आपको सीधा ये टेबल पूरा याद करना पड़ेगा, इस टेबल में जितने भी सिंबल, नेम और ये सब दे रखे हैं, या फिर एक दूसरा तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ कि हम वैलेंसी को कैसे निकालते हैं। वैलेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, मैं H2O भी लिख पा रहा हूँ, Na2CO3 लिख पा रहा हूँ, NaHCO3 लिख पा रहा हूँ। ये जो लिखते हैं ये किस तरह से लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए हमको वैलेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल है इसको याद करना पड़ेगा। टेबल में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंसी H+, सोडियम का वैलेंसी सोडियम +1, जो प्लस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है +1। अगर +2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है +2। पोटेशियम का वैलेंसी +1, सिल्वर का वैलेंसी +1, कॉपर का वैलेंसी +1, गोल्ड का +1, अमोनियम +1। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सोडियम का हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, ये जिनके ऊपर प्लस वैलेंसी होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटायन, और जिनके ऊपर माइनस वैलेंसी होती है उनको क्या बोलते हैं, एनायन। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर वैलेंसी -1, तो हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, ये इनकी क्या है, वैलेंसी है। अब अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हम इन वैलेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, +1 -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, एक्सचेंज करके लिख देंगे। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस करके हमने इनकी वैलेंसीज को लिख दिया है। अब हमें इन वैलेंसी को सम कर देना है, यहाँ +1, यहाँ -1, टोटल 0, यहाँ -1, यहाँ +1, टोटल 0। अगर ये टोटल 0 आ जाता है इसका मतलब हमने सीधा सीधा 0 आ जाता है तो ठीक है। अगर 0 लाने के लिए हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को हम कहाँ रख देंगे, इन एटम के पहले। अभी हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा है तो हम यहाँ कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे और सीधा सिंपल HCl लिख देंगे। इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं। जैसे अब की बार हम सोडियम और CO3 कार्बोनेट, CO3 पर वैलेंसी है -2, सोडियम पर वैलेंसी है +1, सोडियम पर वैलेंसी है +1, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, ये -2, ये +1। अब की बार जब हम इनका सम करेंगे तो सम करने पर ये 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, 0 नहीं आ रहा है। तो अब 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ -2 है नीचे, तो यहाँ भी हमको +2 करना पड़ेगा। +2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 है ये -1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या +1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, +2, और नीचे -2,
टोटल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमने सोडियम को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। ऐसे ही हमको CO3 यहाँ पर -2 है लेकिन यहाँ +1 है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ +2 हो गया, तो ये +2 कहाँ जाएगा, ये +2 कहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पर +2 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर -2 नीचे +2 टोटल 0। CO3 -2 को हमको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा है, हमको मल्टीप्लाई किसको करना पड़ा है, सोडियम को। इसको दोबारा से देख लेते हैं, CO3 -2 सोडियम +1। CO3 -2 इस पे पहले ही -2 है, इस -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या चाहिए +2। +2 के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसका मतलब हमने सोडियम कितना लिया 2, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे Na2CO3। CO3 हमने कितना लिया 1, तो CO3 1 है, और सोडियम कितना है 2, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया Na2CO3। इस तरह से हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट NaCl, इनमें एक्सचेंज करेंगे, इसमें हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा NaCl। तो ये है केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है। अब वैलेंसी को समझ लेते हैं। वैलेंसी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका मतलब क्या है, ये एटम, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये इसके ऑर्बिट है, एटम के क्या हैं ऑर्बिट, जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, इनमें से जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होगा उसको क्या बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को क्या कहेंगे वैलेंसी। जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी थी +1, क्लोरीन की -1, CO3 -2 की -2। ये क्या है इनकी वैलेंसी है कि कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अभी सोडियम +1 कैसे आया, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन पहले थे 11 और प्रोटॉन कितने थे 11, ये कंडीशन थी। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रोटॉन तो उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब चार्ज +1, तो ये किसके ऊपर आ गया +1 चार्ज यहाँ आ गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, गेन करना या फिर शेयर करना, उसी से क्या निकालते हैं हम लोग वैलेंसी, ठीक है। ये वैलेंसी का टॉपिक, और कैटायन एनायन को इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये टॉपिक देखते हैं। केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे भी H+Cl- वैलेंसी को एक्सचेंज करना है, HCl बना देना, तो केमिकल फार्मूला लिखने के रूल्स हैं। अब एक दो मिसलेनियस टॉपिक हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है आयन। आयन क्या होता है, जैसे सोडियम है, उसके ऊपर 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में आपको कोई ज़्यादा अभी सोचना नहीं है। 11 प्रोटॉन जो हैं, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 11 प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, उसके बाहर क्लास में। क्लास के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको वो या तो गेन कर सकते हैं या फिर बाहर निकाल सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर टोटल जो एटम है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा।
अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जैसे 11 से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो उसके ऊपर नेट चार्ज -1 आ जाएगा। +1 और -1 जो ये चार्ज आ रहा है उसी से हम क्या निकालेंगे, इसकी वैलेंसी। अब अगर मान लीजिए कि सोडियम ने 11 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए हैं और प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, 11 ही है। प्रोटॉन कितने हैं, 11 ही है। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने से इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, +1। अब ये जो चार्ज आ जाता है इसी को क्या बोलते हैं, आयन। किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, आयन। एटम बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कई बार ये स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन या तो निकाल देते हैं या गेन कर लेते हैं, जिससे इनके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब ये चार्ज दो तरह का आएगा, प्लस और माइनस। अगर प्लस चार्ज आता है तो ये जो बनने वाला एटम है, जो आयन है, उसको कैटाइन बोलेंगे। अगर माइनस चार्ज आता है तो उसको क्या बोलेंगे, एनायन। तो कैटाइन और एनायन ये क्या है, दो टाइप हैं आयन के। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब है कि किसी भी फॉर्मूले में, जैसे HCl, ये एक केमिकल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जितने भी एटम्स हैं उन एटम का मास का सम, उन एटम के मास का हमको सम कर देना है, उसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। एक यूनिट का, 1 यूनिट का, बहुत सारी यूनिट का नहीं, सिंगल यूनिट का। देखिए कैसे, जैसे NaCl, Na का मास, सोडियम का मास होता है 23U, क्लोरीन का मास आता है 35.5, टोटल मास हो गया 58.5U। तो इसके एक फार्मूला, सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला का मास 58.5U, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। ऐसे ही हम बात करते हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम का मास 40U, क्लोरीन का मास अभी हमने देखा था 35.5U। अब क्लोरीन कितने हैं आपके पास, 2, देन टोटल मास हो जाएगा 71, 40 + 71 दैट इज 114U। कितना, 111U। कितना हो गया, 11U। ऐसे ही Na2CO3 10H2O, इसका फॉर्मूला यूनिट मास देखेंगे, सोडियम का 23, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, और टोटल कितने हैं 10, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, कार्बन कितने हैं 1, सोडियम कितने हैं 2, तो 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 10, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आता है 286U, जो किसका फॉर्मूला यूनिट मास है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। ये था फॉर्मूला यूनिट मास। इसके बाद में अगला टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक
मास। ये जो एटॉमिक मास है ये किसका होगा? एक एटम का। और ये मास किस में होगा? ग्राम में। अगर हम हाइड्रोजन एटम का मास जैसे 1U होता है तो ये किसका है? एटम का मास। अगर इसी मास को हम ग्राम में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस U सिंबल को चेंज करके हमको क्या कर देना पड़ेगा? ग्राम लिख देना पड़ेगा। तो ये किसका मास हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। एटम का ग्राम में मास। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16U, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम। ठीक है। जैसे सोडियम है, इसका 23U, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम। तो ये क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। अगर इसी को हम चेंज करके लिखें ग्राम मोलिकुलर मास, तो अब की बार ये किसका मास होगा? मॉलिक्यूल का। जैसे मॉलिक्यूल H2 का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास 2U। अगर इसी को हम ग्राम में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल का ग्राम में मास। तो इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे O2 का 32U, ये है ग्राम एटॉमिक मास। अगर इसी को हम ग्राम में लिख देते हैं, ये है इसका ग्राम एटॉमिक मास, अगर ये एटम का मास है। अगर इसी को हम ग्राम में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ओके।